हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है यह सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार सुपर टेट या एच टेट या जहां भी सीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस करते चलते हैं हम। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, पूछ रहा है कि जो थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया है वह किस श्रेणी में आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत श्रेणी में, संज्ञानात्मक सिद्धांत श्रेणी में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि थार्नडाइक द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वह किस श्रेणी में आता है, तो वह आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत श्रेणी में। दोस्तों, जो थार्नडाइक थे वह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह थे आपके थार्नडाइक महोदय ने। और थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, या अपने सिद्धांत में उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इससे कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने। यदि कहा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिए थे आपके सिगमंड फ्रायड। कौन? सिगमंड फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो दोस्तों, पूछ रहा है कि जो सीखने का वक्र है यह किसका सूचक है। तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने के लिए रचनात्मकता के सूचक हैं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि सीखने का वक्र जो है यह किसका सूचक है, तो यह सूचक है आपके सीखने की प्रगति का सूचक है। कौन? सीखने का वक्र। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने के लिए मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित है। तो सृजनात्मक कार्यों से कौन कौन से संबंधित हैं? तो मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता। जबकि सीखने का वक्र किससे संबंधित है? तो सीखने की प्रगति से। तो इसलिए आपका मौलिकता, गत्यात्मकता या रचनात्मकता सीखने के वक्र से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर ने, डोलार्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या युंग ने। तो दोस्तों, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिए थे आपके बंडूरा और वाल्टर ने। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बंडूरा और वाल्टर ने सन 1977 में दिया था। कब दिया था? तो सन 1977 में। सन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? पूछ रहा है कि जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है यह किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अधिगम के मापन हेतु, या नैतिकता के मापन हेतु। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके अधिगम के मापन हेतु। तो दोस्तों, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका का, औसत विचलन का, या मानक विचलन। तो दोस्तों, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, तो वह हो जाएगा आपका माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? जैसे यदि अंकों का पद दे दिया, यदि अंकों का पद दे दिया, जैसे 1, 2, 3, 5, 4। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। तो माध्यिका का मतलब होता है पहले इन अंकों को, दिए गए अंकों को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे यदि, तो 1, 2, 3, 4 फिर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो माध्यिका होगा, इधर से 2 पद लेंगे और इधर से 2 पद लेंगे, तो दोनों तरफ से जोड़ा बनाने पर एक पद बच रहा है, और जो एक पद बच रहा है यही आपका माध्यिका होगा। क्या होगा?
माध्यिका या इसी को मध्यांक कहते हैं। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि 3 तो समान हैं लेकिन एक इनमें से कौन सा भिन्न है? TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राई मैन टेस्ट। तो दोस्तों इनमें से जो भिन्न है वह है आपका 16PF। तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि TAT या क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राई मैन टेस्ट, यह तीनों प्रक्षेपी तकनीक हैं। क्या कैसी तकनीक हैं? तो प्रक्षेपी तकनीक हैं। जबकि 16PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। तो दोस्तों जो 16PF है यह किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह परीक्षण है व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट। और किसने दिया था? तो कैटल महोदय ने इसको दिया था या इसका प्रतिपादन किया था। विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगबर्थ, हैविंगहर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक कौन है तो वह है हैविंगहर्स्ट। कौन? हैविंगहर्स्ट महोदय। तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि हैविंगहर्स्ट महोदय कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों यह अमेरिका के निवासी थे। कहा जाता है कि यह किस पद पर कार्यरत थे? तो यह शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरीफील्ड, टोरेंस, कार्ल एवं ब्रूस एवं केंट। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वह किए थे आपके टोरेंस महोदय ने। तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का टोरेंस महोदय ने जो निर्माण किया था यह कब किया था? तो यह इन्होंने किया था सन 1971 में। कब किया था? सन 1971 में। कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिवृद्धि का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अधिगम के नियम हैं इनमें से कौन सा एक अधिगम का नियम है? तो दोस्तों वह है आपका प्रभाव का नियम। तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि अभिवृद्धि का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम यह अधिगम के नियम नहीं है। यदि कहा जाए कि अधिगम का नियम किसने दिया था? तो अधिगम का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था और इन्होंने अधिगम के प्रमुख 3 नियम बताए थे। कितने नियम? 3 नियम। पहला था आपका तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। यहाँ पर सिर्फ प्रभाव का नियम दिया गया है, ना तो अभ्यास का नियम है ना तो तत्परता का नियम है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किसमें किया जाता है? केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किसमें किया जाता है तो वह किया जाता है केस अध्ययन में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कह रहा है कि जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम, वह किसी परिस्थिति में यदि सीखा है, यदि उस परिस्थिति का सीखा हुआ अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है या प्रभाव डालता है तो उसे हम क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे, स्मृति कहेंगे, अधिगम अंतरण कहेंगे या बौद्धिक विकास कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे अधिगम अंतरण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जीवालच के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जीवालच महोदय हैं इनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है? उद्भवन है, उद्भासन है, मूल्यांकन है या उपक्रम है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जीवालच के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण आपका उपक्रम है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों जीवालच के अनुसार चिंतन के चरण देख लेते हैं। तो पहला है आपका उपक्रम, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है उद्भासन और चौथा है आपका मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर लेकिन पूछा था कि प्रथम चरण कौन सा है, तो प्रथम चरण आपका उपक्रम हो जाएगा। किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या रॉस ने। तो दोस्तों
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिए थे आपके थॉर्नडाइक महोदय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को। दोस्तों यदि कहा जाए कि इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय ने किस जानवर का प्रयोग किया था, तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, या इस सिद्धांत में उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? M.L. मन, S. फ्रायड, G.W. आर्टपोर्ट या J.E. डेसील। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है G.W. आर्टपोर्ट ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यह जो परिभाषा है, यह व्यक्तित्व के संबंध में इन्होंने सन 1937 में दिया था। कब दिया था? तो सन 1937 में इन्होंने किसके संबंध में दिया था? तो व्यक्तित्व के संबंध में इस परिभाषा को दिया था। सीखने में पलायन किस पर आधारित है? सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर? तो दोस्तों पूछ रहा है कि सीखने में पलायन जो शब्द है यह किस पर संबंधित है। तो दोस्तों पलायन शब्द का मतलब होता है, पलायन मतलब खो जाना या किसी चीज़ को छोड़कर चले जाना। तो दोस्तों जो सीखने में पलायन किस पर आधारित है, तो वह आधारित है नकारात्मक पुनर्वलन पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, जैसे हम यदि नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं, नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं, जैसे हम बच्चे को यदि डांटते हैं, मारते हैं स्कूल में, तो बच्चा क्या करता है? वह स्कूल आना ही छोड़ देता है, वह स्कूल आना ही छोड़ देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक पुनर्वलन देने से बच्चा क्या कर सकता है? पलायन कर सकता है या स्कूल को छोड़ सकता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? कि दोस्तों कह रहा है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि के गति के अनुक्रम संचालन में उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। क्या कहेंगे? स्वर विज्ञान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ध्वनि के गति के, ध्वनि की गति के। तो दोस्तों ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। तो यह संबंधित हो जाएगा स्वर विज्ञान से। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। पूछ रहा है कि वुडवर्थ के अनुसार इनमें से कौन सा स्मृति का आयाम नहीं है? धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो दोस्तों यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति का आयाम नहीं है वह है आपका तर्क करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि स्मरण क्या होता है। तो स्मरण से तात्पर्य क्या होता है? याद करना। स्मरण मीन्स याद करना या याद रखना। तो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? तो स्मरण जो होता है यह सीखी हुई बातों को याद करने में, पुनः याद करने में सहायता करता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। कितनी उपक्रियाएं होती हैं? तो 4 प्रकार की उपक्रियाएं होती हैं। तो पहला है आपका सीखना, दूसरा चारण करना, तीसरा प्रत्याहार और चौथा पहचान करना। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? रोरसाक द्वारा, आलपोर्ट द्वारा, मैस्लो द्वारा या मरे द्वारा? तो दोस्तों TAT की जो परीक्षण है यह किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण मरे द्वारा किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कि जब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, कुंठा कहते हैं या आक्रामकता कहते हैं? तो दोस्तों लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आने को हम कुंठा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंठा, या इसी को हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? तो दोस्तों आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वह प्रभावित करता है आपका आनुवंशिकता। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हम देखते होंगे कि जैसे पिता की आंखें हैं वैसे
कभी कभी बालक की भी आंखें हो जाती हैं, उसी कलर की बालक की भी आंखें होती हैं, तो वह किसका परिणाम है? तो आनुवांशिकता का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो आनुवांशिकता का। आधार आय निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान से? तो दोस्तों आधार आय जो संबंधित है वह किसके मापन से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपके बुद्धि के मापन से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आधार आय क्या होती है? तो दोस्तों मानसिक आय को हम आधार आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार आय कहते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है, तो बुद्धिलब्ध का सूत्र होता है आपका बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। दोस्तों यह बुद्धिलब्ध का सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न महोदय ने दिया था। किसने? तो स्टर्न महोदय ने बुद्धिलब्ध का सूत्र दिया था। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो दोस्तों यदि बच्चों को स्कूल में डांटा जा रहा है और वह वहाँ कुछ ना कहकर वह घर पर आकर अपनी छोटी बहन या छोटे भाई पर गुस्सा का इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण होता है? तो वह होता है आपका विस्थापन का उदाहरण। क्या होता है? विस्थापन का उदाहरण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन से संबंधित हैं, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं आपकी कोहलर महोदय। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि कोहलर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने दिया था। और इन्होंने अपने सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया था? तो इन्होंने बंदर का प्रयोग किया था। किसका? बंदर का, जो कि सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। यदि कहा जाए कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव महोदय ने दिया था। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ते का प्रयोग किसने किया था? तो पावलोव ने किया था। तो दोस्तों स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत में चूहे या कबूतर का प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर का प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर महोदय ने किया था। यदि कहा जाए कि थॉर्नडाइक महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली का प्रयोग किया था। किसका? बिल्ली का प्रयोग। इरोस शब्द किससे संबंधित हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इरोस शब्द जो है वह किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत फ्रायड महोदय ने दिया है। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है आपका मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। पहला है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा आपका मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। अहम निर्देशित होता है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो अहम शब्द है यह किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो दोस्तों सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों जो अहम शब्द है यह किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो वह निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अहम जो है यह वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, तो किसके द्वारा? अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं द्वारा और परायाहम जो है यह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखिएगा जो इदम है पार्श्विक इच्छाओं द्वारा निर्देशित होता है और पराअहम जो है यह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में क्या होगा या प्राणी में क्या चेंज होगा, तो भूख अधिक बढ़ जाएगी, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी,
भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन की सुई देने पर भूख कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तो भूख कम हो जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आय कितनी होगी? तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि बुद्धि लब्ध का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्ध का सूत्र होता है मानसिक आय बटा वास्तविक आयु गुणे 100। लेकिन यहाँ पर बुद्धि लब्ध ना पूछकर यहाँ पर पूछ रहा है कि मानसिक आय क्या है। दोस्तों अब इसको हम हल करते हैं कि इसकी मानसिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो वास्तविक आय है 16 वर्ष है और इसकी बुद्धि लब्ध जो है वह है 75। तो दोस्तों बुद्धि लब्ध की जगह बुद्धि लब्ध को रखेंगे, बुद्धि लब्ध और मानसिक आय की जगह यक्स मान लेंगे और इसके बाद वास्तविक आय की जगह वास्तविक आय रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो 75 गुणे 16 बटा में 100 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौकवा 100। अब इसको हम 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 गुणे 4 कितना हमें मिला? 3 गुणे 4। तो दोस्तों हमें मिला 3 गुणे 4। तो इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। क्या हो जाएगा? 12। तो इसकी मानसिक आय क्या है? तो इसकी मानसिक आय है 12। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि व्यक्ति की मानसिक आय जो है वह 12 वर्ष है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होता है? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है या मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो होता है वह होता है आपका मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मनोग्रस्ति बाध्यता कैसी विकृति है? मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है? तो दोस्तों मनोग्रस्ति बाध्यता जो है वह है आपकी चिंता विकृति। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों जो मनोग्रस्तता होता है, वह या उसमें रोगी जो होता है वह बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी वह मन में दोहराते रहता है। वह मन में क्या होता है? दोहराते रहता है। और रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु लाचार होता है। परंतु क्या होता है? वह लाचार होता है। छुटकारा तो पाना चाहता है लेकिन लाचार होता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसके मानसिक अशांति को बढ़ा देते हैं या उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए यह क्या होता है? जो मनोग्रस्तता होता है यही आपका चिंता विकृत होता है या चिंता का कारण होता है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो सामूहिक अचेतन का प्रत्यय पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्रायड द्वारा या यूंग द्वारा। तो दोस्तों सामूहिक अचेतन का प्रत्यय या संप्रत्यय जो दिया गया था वह दिया गया था यूंग महोदय के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यूंग महोदय ने अचेतनता को 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा है आपका सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जिसमें एक व्यक्ति हो वह हो जाएगा व्यक्तिगत अचेतन और जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो वह हो जाएगा सामूहिक अचेतन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुल 30 क्वेश्चन हल किए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हमने उसके बारे में डिटेल भी देखा है। तो दोस्तों यदि आप लोग किसी भी विषय से संबंधित सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।